अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आजकल मैं आपको शुरू में ही एक रिक्वेस्ट करता होता हूं कि जितनी भी लोग ऑफ कैमरा स्टोरी को सुनते हैं तो उसमें अपना हिस्सा डालिए। हर स्टोरी को शुरू में या कहानी सुनने के बाद आखिर में लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ इस स्टोरी को शेयर भी किया करें। जो लोग भी मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं, जब मैं कहानी का इख्तिताम करता हूं तो एंड पे मैं तरीका भी बताता हूं कि आप लोग भी अगर कहानी मुझे भेजना चाहते हैं कि उसको मैं प्रोग्राम में शामिल करूं तो उस तरीके के हिसाब से आप मुझे अगर कहानी भेजेंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। आज की कहानी के हवाले से भी छोटा सा गिला करूंगा। मैं बार बार कहता आ रहा हूं, आप बेशक अपना नाम फ़र्ज़ी चाहते हैं मैं रख लूँ कहानी में, मुझे बता ज़रूर दिया करें। आज भी एक बहुत ज़बरदस्त कहानी जो मैं प्रोग्राम में शामिल तो करने जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने शुरुआत ही यहाँ से की कि मुझे कहा थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच, और उसके बाद कहानी का आगाज़ कर दिया। आपको अपना नाम ज़रूर बताना चाहिए, अपना सिटी, अपना कंट्री, और उसके बाद आप बेशक मुझे कह दें कि इसको आप फ़र्ज़ी कर लीजिए। तो ये कहानी उन्होंने कहा बेशक आप किरदारों के नाम फ़र्ज़ी कर दीजिए लेकिन जगह आप रियल ही बताइएगा। वो लिखते हैं, ये घटना सहारनपुर के एक छोटे से गांव, ये छेड़ी है या छेड़ी है की है, और ये तकरीबन 1970 से भी पहले की एक सच्ची कहानी है। और कहते हैं ये जो विलेज है यहाँ आज भी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम नहीं है। ये छोटा सा ही कोई सहारनपुर का कोई गांव है जहाँ पे आज भी ट्रांसपोर्ट का कोई इतना ख़ास इंतज़ाम नहीं है। वो कहते हैं कि मेरी नानी अम्मा की इसी गांव में शादी हुई थी। 5 भाई थे और उनमें से जो सबसे बड़े भाई थे उन्हीं के साथ मेरी नानी अम्मा की शादी हुई। अब नानी अम्मा का नाम फ़र्ज़ी रखना है तो मैं यहाँ पे गुल बानो उनका फ़र्ज़ी नाम रखने जा रहा हूँ। गुल बानो एक ऐसी लड़की थी शादी से पहले जो सबकी बेइंतहा रिस्पेक्ट करती, सबसे बेइंतहा प्यार करती, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उसके अंदर थी वो बहुत ही मासूम सी लड़की थी, बहुत ही भोली भाली सी, बहुत ही सादा सी। ये वक्त भी वो था जब इज़्ज़त व एहतराम की जाती थी, बड़ों का अदब व आदाब, छोटों से बेइंतहा प्यार, और हर अपनी हम उम्र लोगों के साथ इस तरह का खेलना कूदना और मोहब्बतों का सिलसिला होता था जो आज हम में से बहुत सारे लोग जो उस दौर को देख चुके हैं उसको बहुत मिस करते हैं। कैसा खूबसूरत मोहब्बतों का वो दौर था। वो शामें आज भी याद आती हैं। उन शामों के अंदर एक रौनक होती थी, उन शामों के अंदर अपनी एक खुशबू होती थी। उन गली मोहल्लों को आज हम देखते हैं। मैं आज भी एक तस्वीर देख रहा था, फेसबुक पे थी, किसी एक इलाके का पुराना सा घर जो कब से बंद था, गुजरते हुए किसी ने उस इमारत की पुरानेपन यानी पुराना होने की वजह से उसने उसकी दरो दीवार की तस्वीर खींची कि दरमियान में एक दरवाज़ा था और लेफ़्ट राइट खिड़कियां लगी हुई थी अपने दौर की। वो एक टूटा फूटा सा मकान था, लेकिन बताता था यहाँ के मकीन जब कभी इसी के अंदर रहते थे तो उस वक्त बिजली तो नहीं होती थी, लेकिन शाम को लड़कियां बाहों में बाहें डाले खेलती थीं, हाथों में हाथे डाले गोल गोल घूमती थी, बच्चे शोर मचाते थे, एक दूसरे की कमीज पीछे से पकड़ के रेलगाड़ी बनाते थे और रेलगाड़ी छक छक करती हुई आगे चलती थी। इतनी मोहब्बतों का दौर था कि बच्चों के खिलौने, माएँ डांट पड़ती थी हर बच्चों को माँ बाप से कि बस करो खेल के अंदर आ जाओ, और बच्चे थे कि खेलते खेलते थकते नहीं थे। आज माएँ कोशिश करती हैं बच्चे गेमों को छोड़ के, इस मोबाइल को छोड़ के, टीवी को छोड़ के कुछ देर के लिए बाहर खेल लें, लेकिन बच्चे बाहर नहीं जाते।
कोई भी गली में एक बुजुर्ग गुजर रहा होता तो उसका इतना खौफ होता कि बच्चे एहतरामन शोर बंद कर देते, रुक जाते और उनको सलाम करते। वो भी मोहब्बत से सर के सर सब बच्चों के सर पे हाथ रखते। बुजुर्ग बच्चों के लिए टाफियाँ लेके रखते। ये किसका बच्चा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, सारे बच्चे अपने ही बच्चे महसूस होते थे। हकीकत में एक मोहब्बतों का जहां था। दीवारों के साथ दीवारें जुड़ी होती थीं, सब एक दूसरे के हाल अहवाल पूछते थे। सुबह होते ही, आगाज़ होते ही एक दूसरे का जहाँ पे हाल अहवाल पूछा तो अगर किसी के घर से कोई परेशानी की खबर आती तो पहला काम यही होता, चल के खबर लेते हैं, हमारी कहीं अगर ज़रूरत है तो हम अपना हिस्सा डालते हैं। आज उन शामों की, उन रातों की, उन बातों की, खुशबुओं की बहुत याद आती है। वक्त चला गया, अब तो शोर है, गाड़ियों का हॉर्न है, ऊंचा म्यूजिक बज रहा है। इंसान कहीं खो गया है। टेक्नोलॉजी बहुत हावी हो गई है इंसान पे। आप पास से भी गुजरे तो 5-6 लोग नजर आएंगे, लेकिन उनके सर झुके हुए होंगे, मोबाइल के अंदर वो खुबे हुए होंगे, ऐसे खुबे होंगे कि आप पास से गुजर जाएंगे, वो देखेंगे भी नहीं। और वहां अगर 10 लोग भी बैठे होते थे तो 10 के 10 लोग आपस में बातें कर रहे होते थे। टीवी देखते हुए बच्चे भाग के वो नीचे जाके टीवी के करीब बैठते थे और बड़े डांट रहे होते थे, दूर होके बैठो, आंखें खराब होंगी। बड़े पीछे बैठे होते थे। एक ही पंखा, लाइन के अंदर सोए हुए जो चारपाइयों पे लोग होते थे, लाइन के अंदर चारपाइयां लगी होती थी और एक ही पंखा घूम घूम के सबको हवा दे रहा होता था। और जो सबसे चहीता होता था या ज्यादातर जो बुजुर्ग होते थे, उनकी चारपाई पंखे के करीब होती थी क्योंकि उस पर हवा बहुत ज़्यादा लगती थी। छतों पे लोग सोते थे, सहन में लोग सोते थे। अब तो घर ही इस तरह के बंद हो गए हैं, लेकिन शायद कहीं देहातों में आज भी मोहब्बत बाकी है, आज भी प्यार कहीं बाकी है। वो तस्वीर जिसको मैंने फेसबुक पे देखा तो उसकी दरो दीवार को देखते हुए, उन मकीनों के बारे में सोचते हुए, उस गली की खुशबू को भी मैं महसूस कर रहा था। खाने पकने की खुशबुएं आती थीं। मैं सराइकी कल्चर से ताल्लुक़ रखता हूँ। बहुत ही एक प्यारे दोस्त हैं, अबू बकर उनका नाम, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं टीवी चैनल पे। वो मुझे कह रहे थे, यार मैं घर ना तुम्हारे करीब ले लेता हूँ मॉडल टाउन में, कम से कम हम सराइकी में बोलते हैं भाजी वटवा घिनसूं। इसका मतलब होता है कि हमें बचपन में याद होता था कि जब हमें कोई फूड पसंद नहीं होता था तो हम अपनी वो बर्तन लेके जिसमें हमारा फूड होता था तो नानी, चाचा, फूफा, जो दूसरे हमारे रिलेटिव के घर होते थे, उनके घर चले जाते थे कि मुझे ये नहीं पसंद, आप मुझे चेंज कर दें। तो वो उसको अपने पास रख लेते थे और उसकी जगह पे एक और सालन पकड़ा देते थे। तो ये कहते थे तब्दील करना, वटवाना, यानी भाजी वटवा गिनसू मतलब वो जो आपका पकी हुई चीज़ है, भाजी मतलब गोश्त या जो भी सालन को सराइकी में भाजी कहते हैं, कि सालन हम चेंज करा लेंगे। और किसी के यहाँ कोई मेहमान आ गया तो आपके यहाँ फौरी रोटी है, मेहमान आ गया तो फौरी तौर पे रोटियां अपनी जो रखी होती थी मेहमान को दे दी जाती थी कि मेहमान को इंतज़ार ना करना पड़े, हम अपनी पका लेंगे। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन उस दौर में बहुत सारे लोग खो जाएंगे। लेकिन नए लोग जिन्होंने उस दौर को देखा ही नहीं, वो कहेंगे क्या मज़हर मलिक क्यों बोर कर रहे हो, कहानी सुनाओ। हमें क्या इससे लेना देना कि एंटीने को 3 लोग ठीक करते थे, जो नीचे एक टीवी के पास बैठ के और एक एंटीने के करीब खड़ा होकर एक दरमियान में होता था जो कम्युनिकेशन का ज़रिया होता था। और घुमाओ, नीचे वाले से पूछ के जो कमरे के अंदर मौजूद होता था टीवी के पास, वो बाहर वाले को बताता था, और बाहर वाले जो ऊपर छत पे चढ़ा एंटीना ठीक कर रहा होता था उसको बताता था। और घुमाओ, मच्छर आ रहे हैं, थोड़ा सा और। बहुत खूबसूरत दौर था। खैर कहानी की तरफ चलते हैं। तो नानी की शादी सहारनपुर के उस छोटे से गांव के अंदर, छेड़ी नाम है या छेड़ी है, उनके अंदर हो गई। वहां 5 भाइयों के घर थे, दीवार के साथ दीवार जुड़ी हुई थी, क्योंकि उसी मोहब्बतों के दौर की ही कहानी है, इसीलिए मुझे शुरू में वो एक मोहब्बतों का दौर याद आ गया। सबसे पहला जो घर था वो बड़े भाई का था, दूसरे नंबर पे उससे छोटा, तीसरे नंबर पे उससे छोटा, और चौथे नंबर पे जो घर था वो चौथे भाई का घर था। ये टोटल 4 भाई थे। माँ बाप ने उनको अपने अलग अलग ही गांव में घर बना के दे दिए थे।
गुज़र बसर बहुत ज़बरदस्त होती थी। खुदा का दिया सब कुछ था, गाय भैंसें, दूध के लिए बकरियां, सब कुछ था। और ज़मीनें थीं जिससे इतनी आमदन हो जाती थी कि अपना भी गुज़र बसर बहुत ज़बरदस्त होता था और गरीबों में भी बांट देते थे। वो एक गुलबानो जो मासूम सी, सादी सी, शर्मीली सी, हंसमुख सी, लड़कियों के साथ शरारतें करने वाली, बुज़ुर्गों का अदब व एहतराम करने वाली शादी हो के इस गांव में आ गई। तब उसने इस गांव की खूबसूरती को देखा कि ये बहुत ही खूबसूरत गांव था, जहां पे फ्रंट पे उन कच्चे दरवाजे लगे हुए थे उन घरों के, तो उसके पीछे भी सारों की कोई दीवारें तो मिलती थीं, दीवार के साथ दीवार कच्ची मिली हुई थी। उनके पीछे भी घर की बैक साइड पे भी उन सब भाइयों ने अपने अपने दरवाजे बना रखे थे, क्योंकि उस दरवाजे के बाहर वो तालाब सा था जहां पे वो नहाते थे, पानी भरते थे, और उस तालाब के पीछे खेत थे, जमीनें थीं, और उन्हीं खेतों के थोड़े ही फासले पे एक मैदान भी था। एक मैदान को जैसे छोड़ दिया गया था। कभी कभी बच्चे उस मैदान में खेलते थे, वहां पे दरख्त भी लगे हुए थे, और दोनों तरफ, एक तरफ गन्ने की फसल लगी हुई थी और एक तरफ जो जिसमें छल्ली उगती है, भुट्टा उगता है जिसमें, वो लगी हुई थी। चारों भाइयों में बेइंतहा मोहब्बत थी। जैसे ही सुबह उठते ही वो अपने दरवाज़ों से, बैक साइड वाले दरवाज़ों से बाहर निकलते तो सुबह का मंजर बहुत खूबसूरत होता। वो चारों भाई इकट्ठे ही निकलते, एक दूसरे को सलाम करते और उसके बाद वहीं तालाब पे बैठते, पानी निकालते और बैठ के नहाते, फ्रेश होते और उसके बाद अपने अपने कामों को चले जाते। शाम होती थी, ये चारों भाई भी इकट्ठे होते, एक दूसरे से हाल वाल करते। थोड़े ही फासले पे इसी तरह और घर बने हुए थे। गांव के लोग भी वहां पे शाम को इकट्ठे होते, एक बैठक सी लगती, बुजुर्ग छोटे बड़े सारे जमा होते और गपशप का सिलसिला होता, हाल अहवाल पूछा जाता। अगर कोई बीमार होता तो पता लगता, आओ चलें उसके घर चल के उसकी खैरियत दरियाफ्त कराते हैं, और वो सारे मिल के उसके घर जाते, जाके उसकी खैरियत दरियाफ्त करते। खुशी का मौका होता तो कहते हैं, जैसे मजहर भाई आप कहते हैं कि लोग बढ़ चढ़ के मेहमानों के लिए नए बिस्तरों का बंदोबस्त करते, तो उस गांव में भी ऐसे ही था। मेहमानों के लिए ख़ास तकिए, ख़ास बिस्तर, ख़ास नई चारपाइयाँ निकाली जाती और सब बढ़ चढ़ के मेहमानों के लिए आगे बढ़ के हिस्सा लेते। एक मोहब्बतों का, सच्ची मोहब्बतों का दौर था। वहीं पे नानी आई और शादी के बाद उस घर को इस अंदाज में उसने अपना घर समझ लिया कि वो सबके दिलों में जगह बना गई। सब नानी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उस गांव के अंदर कुछ इस तरह के वाकयात हुए थे जिस पे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जो गुलबानो थी वो तो एक मासूम सी लड़की थी। वहां घरों के अंदर लैट्रीन नहीं बने होते थे, बाथरूम नहीं बने होते थे। स्पेशली बूढ़ी ख़वातीन, लड़कियां, औरतें रात को इकट्ठे होके उन खेतों में चली जाती थीं, हाथों में लालटेन पकड़े, इस अंदाज में कि इर्द गिर्द कोई सांप या कुछ इस तरह का ना हो, उसका भी ध्यान रखना होता था, कोई कीड़ा भी ना काट ले और डर भी ना लगे, इसलिए वो सारी इकट्ठे होके जाती थीं। लेकिन कभी किसी औरत को रात को हाजत पेश आ जाए तो उसको फिर अकेला जाना पड़ता था, तो इसलिए उन लड़कियों का एक टाइम था जिस वक्त वो उठती शाम को, रात को, और वो घर वालों को बता देती कि हम बाहर जा रहे हैं, तो घर वाले समझ जाते ये खेतों में हाजत के लिए जा रहे हैं, और वो चली जाती रोज़ाना। गुलबानो इसी तरह सबके साथ चली जाती। गांव की सारी लड़कियां उसके साथ बहुत अच्छी दोस्त बन गई थीं, और वो जब भी कभी किसी से मिलती ऐसी घुल मिल जाती, उसके लिए कोई अनजान ना रहता। गुलबानो की एक आदत ऐसी थी, कोई भी मिलता प्यार से तो ये उससे डबल प्यार से मिलती। कोई खुश हो रहा होता तो ये उसकी महफिल में पहुंच के इस तरह खुश हो जाती कि उसकी महफिल को चार चांद लगा देती। दूसरों की महफिल को इस तरह सजा देती जैसे अपनी महफिल हो। कभी ये नहीं सोचा था ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, बस ये होता था अपने हैं ना, इसी गांव के हैं, गांव में बाहर से भी अगर आए हुए हैं
हैं तो इसी गांव में ना, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती। इसी दफा एक रात गुलबानो को वॉशरूम की तलब हुई। अब ये ऐसा टाइम था कि जिस वक्त जाना अकेला ही पढ़ना था, क्योंकि लड़कियों के साथ वो हो आई थी, लेकिन इंसान है, कभी भी ऐसा हो जाता है, तो एक आम सी बात थी। तो उसने कहा मजबूरी है, मुझे अकेले ही जाना होगा। अब रात के टाइम सब सो रहे हैं, जानवर भी खामोशी के साथ आंखें बंद किए हुए हैं। गाय भैंसें जो खड़ी होती हैं वो अब ज़मीन पे बैठी हुई हैं, बकरियां भी ज़मीन पे लेटी हुई हैं। इंसान अपने अपने बिस्तर के अंदर गहरी नींद सो रहा है। रात को बोलने वाले हशरात रात को शोर मचा रहे हैं, इस बात का ऐलान कर रहे हैं सो जाओ, गहरा अंधेरा है, गहरी रात है, सो जाओ। दूर कहीं से कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है और काली चादर, रात का अंधेरा जो हर तरफ फैला हुआ है, एक समा बांधे हुए है, सोने का टाइम है। और जब वो अपने बिस्तर पे लेटी हुई है कि अब जाना पड़ेगा अकेले, मजबूरी थी, तो अपनी चारपाई से उठ के बैठी कि शायद कोई और औरत तैयार हो जाए, इस वक्त मुझे इंतजार करना चाहिए। लेकिन सब सो रहे थे। कभी कभी किसी जानवर के गले में बंधी हुई घंटी थी, वो बज जाती थी, जैसे किसी जानवर ने गर्दन हिलाई हो, और हिलाने से वो भेड़ थी, वो बकरी थी, वो गाय भैंस थी, उनके हाथ में, उनके गले में वो जो बंधी हुई घंटी थी वो जरा सी बज जाती तो एहसास होता शायद जानवर हिला है, करवट बदलता है। जिस तरह इंसान, इसी तरह जानवर भी बैठे बैठे शायद थक सा जाता है, तो गर्दन को उठा के दूसरी सिमत किया उसने, तो उसके गले में बंधी हुई वो घंटी बज सी गई। वो आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठी, जूती पहनी, आराम से चलती हुई खेतों की तरफ जाना शुरू हो गई। वो जैसे अपने घर से बाहर निकली तो हर तरफ वीराना था, लेकिन घुप अंधेरा इसलिए नहीं था, शायद चांद उन तारीखों का था जिस वक्त चांद की रोशनी हर तरफ फैल जाती है, नीलगुं रोशनी हो जाती है। काली चादर जिसने घुप अंधेरा कर रखा होता है, वहीं चांद की नीलगुं रोशनी उस काली चादर को मद्धम कर देती है। हर तरफ एक नीली रोशनी सी फैल जाती है जिससे देखना आसान होता है। तो वो संभल के कदम रखती हुई आहिस्ता आहिस्ता चलती खेतों की तरफ जा रही थी, और कानों में एक शोर सा था उस तिड्डी का जो मुसलसल बोल रही थी, उस झींगर का जो मुसलसल बोल रहा था। दूर किसी खेत में काफी ज्यादा मेंढक भी बैठे हुए थे जो ट्रां 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 किए जा रहे थे। रात ही तो थी, तभी तो मेंढक बोल रहा था, और झींगर भी जाग के अपनी ड्यूटी देने आया था, शोर करने आया था। वो तिड्डी भी जोर जोर से शोर करने के लिए इसलिए तो आई थी, रात थी, घुप अंधेरा था। वो हशरात भी जानते थे कि रात की चादर ही उनके लिए दिन है, और वो जाग जाते और शोर पैदा करते, क्योंकि दिन सारा इंसान बातें करता हुआ, चलता फिरता हुआ, शोर करता हुआ, ढोल बजाता हुआ, म्यूजिक बजाता हुआ वहां पे गुजर रहा होता, चल रहा होता। लेकिन जैसे रात होती वो सब सो चुके होते, हशरात को भी पता लग चुका होता अब उनका वक्त आ गया, इंसान का शोर बंद हो गया, अब हमारा शोर चलेगा, अब हमारा राज होगा। जब तक सुबह की किरणें नहीं फैल जाती तो वो हशरात राज करते और शोर करते। वो आहिस्ता से चलती हुई जब फसल की तरफ गई तो फसल का शोर हटाते हुए भी रात के समय इस तरह की तारीकी थी, इस तरह की खामोशी थी कि फसल को हटाते हुए, फसल के अंदर घुसते हुए भी एक शोर सा पैदा होता है। ऐसा महसूस सा होता है कि अपने कदमों की आहट को भी आप क्लियर सुन रहे हैं, और यही कदम दिन को महसूस ही नहीं होते, लेकिन रात की हर तरफ की खामोशी की वजह से वो छक छक खचक की आवाज़ पैदा करती हुई वो आगे बढ़ रही थी, और एक जगह पे वो जाके बैठ गई इस अंदाज में कि इर्द गिर्द कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई कीड़ा, कोई हशरात तो नहीं है। अपनी हाजत से फारिग हुई तो उसी लम्हे उठने ही लगी थी, उसके कानों ने एक आवाज़ को सुना, ऐसी मुस्कराती हुई आवाज़ जो एक नहीं कई लड़कियों की आवाज थी।
और वो खिलखिला के हंस रही थीं, मुस्कुरा रही थीं। तो एकदम खुश हो गई कि इसका मतलब है कि और भी ख़वातीन जो हैं, इसका मतलब है आई हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। तो बजाय घर का रुख करने की बजाय जिस सिमत से वो आवाज़ आई थी वो उठी और उस सिमत की तरफ चल पड़ी। तो उसने देखा कि दूर वो जो खाली मैदान था वहाँ पे 8-10 लड़कियाँ खिलखिला के हंस रही हैं। नीलगुं चांद की रोशनी में देखा कि वो सब के सब चेहरे चमक रहे थे। वो शायद शहर की कोई लड़कियां थीं, बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे और उनके रंग इतने गोरे थे कि दूर से खड़े होने के बावजूद वो दूर से खड़ी देख रही थी, फिर भी उनके चेहरे, उनके वजूद, उनके हाथ ऐसे चमक रहे थे जैसे सफ़ेद दूधिया सा रंग हो, जैसे दूध के रंग से बनाई गई हूं। उसने कुछ देर खड़े होकर देखा, मैं इनको नहीं जानती, लेकिन यकीनन ये किसी गांव की आई हुई लड़कियां हैं जो हाजत के लिए यहां पे आई थीं और उसके बाद खेलना शुरू हो गई। और वो उसी सिमत चल पड़ी तो उसने देखा वो हाथों में हाथ डाले कुछ लड़कियां गोल गोल घूम रही हैं और कुछ इस अंदाज में उछल कूद कर रही हैं जैसे कोई शादी के मौके पे झूमता है, गाता है, मस्त होके झूमर सा खेलता है, डांस सा करता है, रक्स सा करता है। वो चलती हुई उनके पास चली गई और जैसे उनके करीब गई वो अपनी अपनी धुन में मस्त थी। तो उसने देखा जो डांस कर रही हैं, जो रक्स कर रही हैं एक मखसूस अंदाज में, देहात की ख़वातीन जिस तरह नाचती गाती हैं, तो वो समझ गई कि इनकी कोई खुशी है। और देहात के अंदर अगर इस तरह शहर की कोई लड़कियां आके डांस कर रही हैं तो यकीनन ये कोई खुशी का मौका है जहां वो शिरकत के लिए आई हैं और रात को मस्ती कर रही हैं। तो वो भी जाते ही जिस तरह की मासूम थी उन्हीं के साथ इस तरह मस्त हो गई कि वो भी झूमना शुरू हो गई, रक्स करना शुरू हो गई। रक्स करते 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 एक लड़की ने अपने हाथ उसकी तरफ इस अंदाज में आगे बढ़ा दिए जिस तरह वो हाथों में हाथ डाल के गोल गोल घूम रही थी। आज भी छोटी बच्चियां शायद करती हों, पहले तो लड़कियां ऐसे एक दूसरे को हाथ पकड़ के गोल गोल घूमती थीं। तो एक लड़की ने उसके भी हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के गोल गोल घूमना शुरू हो गई। वो भी उसके साथ गोल गोल घूमना शुरू हो गई और उस लड़की ने उसके हाथ छोड़े तो एक और लड़की ने उसके हाथ अपनी तरफ बढ़ा दिए। उसने उसके हाथ पकड़े और वो उसके साथ घूमना शुरू हो गई। वो उसके साथ घूमती रही कि एक लड़की ने फिर से उसका हाथ यूं पकड़ लिया कि आओ मेरे साथ रक्स करो, और वो उसके साथ रक्स करना शुरू हो गई। कि तभी वो खुशी का ही मौका था। वो लड़कियां जो झूम रही थीं इंतहा की खूबसूरत, उनके बाल इतने खूबसूरत थे कि जब उसको मिठाई खाने के लिए दी गई और जब एक मिठाई उसकी तरफ बढ़ाई गई और उसने मिठाई को मुंह में रखा तो उस लम्हे वो रक्स करते हुए रुक चुकी थी और वो मिठाई खाना शुरू हो गई। और जैसे उसके मुंह में मिठाई गई तो उसको ऐसा लगा जैसे इस दुनिया की मिठाई ना हो, ये इतनी मज़ेदार मिठाई थी, इतनी मज़ेदार मिठाई थी, शायद उसने दुनिया में इससे पहले इतनी मज़ेदार मिठाई नहीं खाई थी। मिठाई खा के वो मस्त सी होगी और इस अंदाज में देखनी शुरू होगी कि किसने मिठाई खिलाई है, मुझे और खानी है। तो किसी ने पूछा और खानी है? उसने कहा हाँ। तो उसको और मिठाई दी गई और उसने और मिठाई खाई और तभी उसने गौर से अब शक्लों की तरफ देखा तो वो जितनी भी लड़कियां वहां पे मौजूद थीं सब की सब बेइंतहा हसीन और जमील थीं। सबके रंग इतने दूधिया कलर के, इतने सफ़ेद थे जैसे उन रंगों में से रोशनियां निकल रही हों। इतनी खूबसूरत लड़कियां उसने इससे पहले नहीं देखी थीं। और सबसे बड़ी बात, ऐसा लगता था जैसे उन सब ने मेकअप कर रखा हो। उस दौर में तो मेकअप का पता ही नहीं होता था, लेकिन उनके गाल, उनके होंठ कुदरती तौर पे जिस तरह आज के दौर में लड़कियां मेकअप करती हैं, उनके गाल इसी तरह मेकअप हुए हुए थे। उनके होंठ सबके पिंक होंठ थे, बड़ी बड़ी आंखें, गाल उनके पिंक, जैसे पठानों के गाल पिंक होते हैं ऐसे पिंक उनके गाल, पिंक उनके होंठ, सफ़ेद दूध जैसा रंग। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने
नया डिज़ाइन आया था उस वक्त, शायद क्या था, उन्होंने हर लड़की ने अपने माथे के दरमियान में मुख्तलिफ नगीने होते हैं, जिस तरह पत्थर होते हैं खूबसूरत, नीलम है, याकूत है, मरजान है, मुख्तलिफ पत्थर होते हैं जो इंतहा के खूबसूरत होते हैं, हीरे की तरह चमकते हैं। ऐसे सब ने अपने माथों के दरमियान में बड़े बड़े पत्थर लगा रखे थे। वो गोल नहीं थे, वो तराशे हुए पत्थर थे, बहुत ही खूबसूरत, सबके माथे पे लगे हुए थे। वो यही समझी जिस तरह कुछ ख़वातीन टिक्का सा लगाती हैं, बिंदिया सा लगाती हैं, इस तरह सजाती हैं माथे को, तो वो लड़कियां शायद शहरी लड़कियां थीं। शहर में कोई फैशन होगा जो उन्होंने अपने अपने माथे पे सजा रखा था और माथे पे सब ने वो लगा रखा था। अभी तक तो वो उनके साथ मस्त होके नाच रही थी, रात को भूल गई थी कि वो अपने घर से किस काम के लिए आई थी, और उन लड़कियों को देख के उनके साथ मस्त होके झूमती रही थी, उनके हाथों में हाथ डाल के गोल गोल घूमती रही थी। मिठाई खा के ऐसी मस्त हुई और मांग ली, और तभी चेहरों की तरफ देखा तो इतनी खूबसूरत, क्या शहर की लड़कियां इतना खूबसूरत होती हैं? उसने सुन रखा था कि शहर के अंदर जो लड़कियां होती हैं वो बहुत मॉडर्न होती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं। वो एक देहात की रहने वाली लड़की जिसने अपने बाल कस के गुत्त सी बना के सर पे दुपट्टा रखा हुआ था, लेकिन वो शहरी लड़कियां थीं, शायद इसलिए किसी के सर पे भी दुपट्टा नहीं था, सबके बाल खुले हुए थे, और इतने खूबसूरत बाल उससे पहले उसने नहीं देखे थे। ऐसे चमकते हुए बाल, ऐसे सिल्की बाल। देहात मतलब आजकल बहुत सारी लड़कियां बालों को सिल्की बनाने के लिए उसको स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करती हैं, आयरन करती हैं, तो उनके बाल कुदरती इस तरह के सिल्की थे कि बाकायदा वो जब झूम रही थी तो बाल ऐसे लहरा रहे थे कि वो औरत हो के औरतों के बालों को देख के मस्त सी होगी। उससे पहले इतने खूबसूरत उसने बाल नहीं देखे थे। उन बालों को देखती रही और परेशान होती रही, यहां तक कि मजबूर हो गई और एक बढ़ के औरत के बालों को छू लिया देखने के लिए क्या वाकई ये बाल हैं। तो वो उस औरत ने वो चौंकी और उसकी तरफ देखा कि उसके बालों को देख रही है, और उसने उसके बाल आगे कर दिए कि हाँ देख लो। और उसने जब उसके बालों को देखा तो वो हैरान रह गई। वो ऐसा था कि उससे पहले इतने सिल्की, इतने खूबसूरत चमकीले बाल उसने नहीं देखे थे। और उसने उससे पूछा ये असली हैं? उसने कहा हाँ ये असली हैं। क्योंकि वो इसलिए पूछ बैठी असली हैं कि उससे पहले उसने इस तरह के बाल नहीं देखे थे। उसके बाद एक और लड़की आगे की तरफ आई, एक और मिठाई उसके मुंह की तरफ बढ़ा दी कि खानी है। वो तो पहली मिठाई को इस तरह मस्त होके खा चुकी थी, इतनी मज़ेदार मिठाई उसने ज़िंदगी में नहीं खाई थी। एक और तरह की मिठाई देख के जो उसने अपने गांव में इस तरह की मिठाई नहीं खाई थी, वो मिठाई उसकी तरफ बढ़ाई। तो जब उसने वो मिठाई भी खाई तो वाकई वो मिठाई भी लाजवाब थी। वो सारी लड़कियां एक दरख्त के नीचे मस्त होके हंसे जा रही थीं, शरारतें किए जा रही थी, एक दूसरे को चुटकियां काट रही थीं, कहके थे कि कहके ऐसे बिखरते जा रहे थे। वो भी उनके साथ ऐसी मस्त हो गई जैसे मासूम थी, सबके साथ घुल मिल जाती थी। तो शहर की आई हुई लड़कियां जो किसी फंक्शन में शिरकत करने के लिए आई थी तो रात को निकल आई, और रात को उस चांदनी रात को एंजॉय करते हुए, एक शायद गाँव की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए तालाब के पास शरारतें करना शुरू हो गई। तो वो भी उनके साथ उनकी खुशी में शामिल हो गई, यहाँ तक कि वक्त का पता ही न लगा और सुबह बिल्कुल करीब होने को आ गई। गुलबानो कितनी ही देर उनके साथ मस्त खेलती रही, बातें करती रही, उनके हाथ पकड़ते उसको याद आ रहा इतने खूबसूरत हाथ थे, और हाथ इतने नरमो मुलायम हाथ थे। शायद गांव में रहने वाली जो औरतें होती थी वो काम भी करती थी, घर के काम काज, यहाँ तक के वो कभी कभी घास भी काटती थी, दरांती भी चलाती थी, कोई ना कोई इस तरह का उनको काम करना पड़ता था। तो उनके हाथों में एक सख्ती सी आ जाती है, लेकिन उनके हाथ ऐसे नरमो मुलायम थे जैसे उन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी काम को हाथ ही ना लगाया हो। और कोई शहजादी जिस तरह होती है, जिस तरह उसके हाथ नरमो मुलायम हो सकते हैं, ऐसे ही उनके हाथ नरमो मुलायम थे कि जब वो उसका हाथ पकड़ती थी गोल घूमने के लिए तो उसको ऐसा लगता था जैसे हाथों में हाथ नहीं, किसी ने
रोई पकड़ा दी हो, इतने सॉफ्ट कॉटन की तरह, जैसे रोई होती है, कपास होती है, ऐसे कपास की तरह नर्म और मुलायम, और इंतहाई खूबसूरत नर्म और मुलायम उनके हाथ थे। जैसे उनके चेहरे खूबसूरत थे वैसे ही उनके हाथ खूबसूरत थे। और उन्होंने जो लिबास पहन रखे थे वो इंतहाई भड़कीले चमकीले इस तरह के लिबास थे जो उससे पहले उसने गाँव में कम पहने थे। सुन रखा था कि शहर के जो लिबास होते हैं वो बहुत ही भड़कीले और बहुत महंगे होते हैं, तो इसी तरह के महंगे लिबास थे। और उन सब ने जो खुशबू बखेर रखी थी उनके वजूद से, जो उन्होंने कोई इत्र, कोई परफ्यूम या जो कुछ भी खुशबू लगा रखी थी, वो इतनी तेज थी कि उस खुशबू ने गुलबानो को मस्त सा कर दिया था। वो तो टेल्कम पाउडर लगाने वाली लड़की थी। गांव के अंदर खुशबू के लिए उस दौर में बहुत सारे लोगों को याद होगा एक पाउडर सा होता था जिसको लोग अंदर छिड़क लेते थे और उसकी खुशबू आती थी, टेल्कम पाउडर। लेकिन उनके वजूद से एक ऐसी खुशबू आ रही थी कि वो हैरान रह गई कि पता नहीं कौन सा इन्होंने टेल्कम पाउडर लगा रखा है। वो यकीनन शहरी लड़कियां थीं, वो यही सोचती रही, पूछ ना सकी कि खुशबू किस चीज़ की है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू, इत्र क्या होता है वो नहीं जानती थी। उसको तो इतना पता था उस दौर में कि कस्तूरी होती है, कस्तूरी बहुत महंगी महंगी होती है, कोई कस्तूरी लगा ले तो उसकी खुशबू इस तरह की होती है। तो यही सोचती रही कि इन्होंने शायद कोई महंगी वाली कस्तूरी लगा रखी है। मुझे भी याद है बचपन में मेरी अम्मी के पास, एक अम्मी जब अल्लाह को प्यारी होगी तो उनकी वो एक चीज़ मुझे दी गई थी, वो कस्तूरी थी। वो बहुत खुशबू थी, मैं आज तक वो खुशबू मेरे दिमाग में है। ओरिजिनल कस्तूरी थी। हिरन के अंदर से कस्तूरी को निकाला जाता है। हिरन सारी ज़िंदगी खुशबू को ढूंढता रहता है, ख़ास नस्ल है उसकी, वो समझता रहता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, खुशबू उसी के वजूद से आ रही होती है, उसमें से वो कस्तूरी निकाली जाती है। वो ओरिजिनल कस्तूरी थी जो मेरे चाचू सऊदी अरब से लेके आए थे, तो वो मेरे पास है। मुझे आज भी उसकी खुशबू बहुत याद है। वैसी खुशबू आज तक नहीं मिली। बहुत खूबसूरत होती है कस्तूरी, जो ओरिजिनल कस्तूरी होती है। अब तो शायद मिलती भी नहीं है, उस वक्त मिलती थी। तो वो गुलबानो यही समझती रही कि ये शहरी लोग हैं, किसी यकीनन कस्तूरी को ही लगा रखा होगा। उसके साथ घुल मिल गई। वो लड़कियां जान गई थीं कि ये एक बहुत ही अच्छी ऐसी कि खुद से आके खड़ी हुई और उनके साथ मस्त हो गई। उनकी खुशी में ऐसा भरपूर उसने एंजॉय किया, साथ दिया। अगर वो खुश थी तो गुलबानो भी उसी तरह उनके साथ खुश होकर झूमती रही, रक्स करती रही, उसी तरह गुनगुनाती रही, उसी तरह गोल गोल घूमती रही, उसी तरह जिस तरह वो मस्ती कर रही थी गुलबानो भी मस्ती करती रही। यहाँ तक कि जब सुबह हो गई तो वो बोली अब हमें चलना चाहिए, सुबह हो गई है। तो गुलबानो को फिर से एक मिठाई दी कि ये खाओ, अब हम चलती हैं, फिर मिलेंगे। उसको मिठाई दी और ये कहा फिर मिलेंगे। सब ने ऐसे हाथ हिलाए गुलबानो की तरफ कि अब हम चलते हैं, और सारी खिलखिलाती गुलबानो ने भी हाथ हिलाए। चलती हुई दूसरी तरफ जाना शुरू हो गई। समझ गई क्या वो अपने घरों की तरफ जा रही हैं, जिस भी गांव के किसी घर में आई हैं। गुलबानो पहले सोचा कि ये मैं घर वालों को खिलाऊंगी, कितनी ज़बरदस्त मिठाई है, लेकिन उससे रहा ना गया। उसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त थी कि वो मिठाई घर तक पहुंचते पहुंचते उसने खा ली। लेकिन अब सुबह हो गई थी। गुलबानो ने फैसला किया कि अब तो वैसे भी सुबह हो गई है, घर वाले सारे उठने वाले होंगे, बच्चे घर वाले सारे, तो मैं बजाय सोने के मैं अपना नाश्ता तैयार करना शुरू कर देती हूँ। वो गई, मट्टी का चूल्हा होता था उस दौर में, मट्टी के चूल्हे के अंदर उसने लकड़ियाँ इकट्ठी की, लकड़ियाँ जलाईं और उसने तवा लगाया, उसके ऊपर तवा बिछाया और नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता सारे घर वाले उठना शुरू हो गए। गुलबानो चूल्हे के पास बैठी सबके लिए नाश्ता बना रही थी, तो घर वाले आके उसके पास बैठ गए। गुलबानो ने उनको नाश्ता देना शुरू कर दिया। वो घर वाले बैठ के नाश्ता कर रहे थे कि देखा गुलबानो बहुत खुश है। क्या हुआ गुलबानो, तुम बहुत खुश लग रही हो? तो गुलबानो ने कहा हाँ, आज मैं बता नहीं सकती आज मैं कितना खुश हूं। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूं। मैंने इतनी मज़ेदार मिठाई खाई है, इतनी मज़ेदार मिठाई जो इससे पहले मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं खाई।
और शौहर ने पूछा, कहाँ से मिली तुम्हें मिठाई, तुमने कहाँ से खा ली? रात तक तो कोई हमारे घर में मिठाई नहीं दे के गया था, सुबह ही सुबह तुम्हारे पास कहाँ से मिठाई हो गई? तो गुलबानो बोली, पता है आज क्या हुआ है, मैं किन से मिली थी? मुंह उसका रुक सा गया। आज का अगला जुमला उसके मुंह से नहीं निकल सका जो वो कहना चाह रही थी, आज मैं इनसे मिली थी। उसके बाद ऐसा लगा, उसने मुंह खोला, कुछ देर आज के लिए मुंह उसका खुला रहा और उसका मुंह एकदम से बंद हो गया। यहां तक कि वो बोलने की कोशिश कर रही है और मुंह को नहीं खोल पा रही। घर वालों ने देखना शुरू किया, जो बात सुनने के लिए बेचैन थे कि मिठाई कहां से खाई, वो एकदम बोलते बोलते चुप हो गई थी। देखा वजूद झटके ले रहा है और मुंह को जैसे खोलने की कोशिश कर रही है, मुंह नहीं खोल पा रही। और तभी उन्होंने देखा वो अपने हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मुंह की तरफ लेके गई है कि मैं अपने मुंह को खोल सकूं, जिससे घर वालों को अंदाजा हुआ उसका मुंह जकड़ा गया है, मुंह नहीं खोल पा रही और मुंह को ऐसे खोलने की कोशिश कर रही है, उसका मुंह नहीं खोल पा रहा। शौहर अपनी माँ से बोला, सास से, अम्मा देख देख क्या हुआ इसको। अम्मा भाग के उसके करीब गई, लेकिन उसका वजूद झटके ले रहा था। उसकी आंखें खुल गई थीं, ऐसी आंखें खुल गई थीं जैसे कोई डरावना कोई चीज़ देख लेता है तो आंखें उसकी बाहर निकल आती हैं, और उसका मुंह बिल्कुल जकड़ा गया था। अब उसका वजूद झटके ले रहा था। अम्मा ने जाके उसको संभालने की कोशिश की, उसके मुंह को खोलने की कोशिश की, तो पता लगा उसका जबड़ा जो है बिल्कुल चिपक चुका है और ऐसे जैसे किसी ने जकड़ लिया हो, और वो बोलना चाह रही है, बोल नहीं पा रही और खौफजदा होकर झटके ले रही है। यहां तक कि वो जो तवे पे रोटी पड़ी हुई थी वो जलना शुरू हो गई। जल्दी से तवे को हटा दिया गया, रोटी को हटा दी गई। सारे काम छोड़ के गुलबानो की तरफ भागे। क्या हुआ? गुलबानो को कवर करने की कोशिश की, लेकिन गुलबानो का वजूद जकड़ा जा चुका था। वो गुलबानो को जल्दी से पकड़ के उठा के चारपाई पे लेके आए, लेकिन चारपाई पे इस अंदाज में लिटाने लगे तो पता लगा कि वो लेट नहीं सकती। उसकी टांगें जिस अंदाज में वो बैठी हुई थी, उसकी टांगें उसी अंदाज में जकड़ी गई हैं। सिर्फ उसका खाली जबड़ा, उसका खाली होंठ नहीं जकड़े गए, उसका वजूद भी उसी तरीके अकड़ गया है जिस तरीके वो चूल्हे के पास चौकी रख के उस चौकी पे ऊपर बैठी हुई थी। चूल्हे के पास जिस तरह ख़वातीन बैठ के, नीचे वो एक रख लेती हैं बैठने के लिए एक छोटी सी फट्टी सी, उसके ऊपर बैठी हुई थी, तो उसी अंदाज में उसका वजूद जकड़ा गया था, उसी अंदाज में उसकी टांगें थी। शौहर ने, घर वालों ने पकड़ के उसकी टांगें सीधी करने की कोशिश की तो पता लगा ना ही टांगें सीधी हो पा रही हैं, हाथ भी जो चेहरे को खोलने को की तरफ, जो जबड़े को खोलने की तरफ गए थे वहीं पे ही जकड़े गए हैं, हाथ भी वहीं अकड़ गए हैं, टांगें अकड़ गई हैं और झटके ले रही है। आंखें बाहर उबली पड़ी हैं, वो बोल नहीं पा रही, आंखें बाहर हैं और उसका चेहरा जबड़ा हुआ है। गुलबानो गुलबानो सारे झुके हुए हैं और उससे पूछ रहे हैं, लेकिन गुलबानो बात ही नहीं कर पा रही। तो घर वालों ने कहा, लगता है इसको कुछ हो गया है, इस पे कोई आसेब का साया हो गया है, इसका वजूद जकड़ा गया है और इसकी आंखें बताती हैं ये शदीद खौफजदा हो गई है। तो फौरन बुजुर्ग जो वहां पे थे सारे इकट्ठे हो गए, भाई सारे, कि भाभी को क्या हो गया। तो बुजुर्ग एक बोले, वो फलां जगह पे एक बुजुर्ग रहते हैं, भागो जाओ उनको लेके आओ। गुलबानो की तबीयत बहुत ख़राब होती जा रही है। वो भागे वहाँ से, उन बुज़ुर्ग को लेके आए। बुज़ुर्ग घर में दाखिल हुए और आके गुलबानो को देखा तो पूछा क्या हुआ। कहा बताते बताते कुछ बताने लगी थी कि मैं मिठाई खाई है, खुश थी बहुत ज़्यादा, कि आज कहने लगी है कि आज मैं पता नहीं क्या कहने लगी है कि इसका मुंह जकड़ा गया और बैठे बैठे जकड़ी सी गई है। मुंह खोलने की ये कोशिश कर रही थी कि इसका वजूद ही जकड़ा गया, इसका मुंह जकड़ा हुआ है और आंखें आप देख रहे हैं कैसी बाहर हैं। तो वो बुज़ुर्ग सामने खड़े हो गए और उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। वो कुछ पढ़ते रहे और पढ़ने के बाद उन्होंने उसके मुंह के ऊपर फूंक मारी और फूंक मार के कहा, अब इसका मुंह को खोलने की कोशिश करें। तो औरत आगे बढ़ी उसके घर वालों में से, उसने ज़ोर लगा के उसके मुंह को नीचे किया तो उसके जो जबड़ा था इसे कड़क की आवाज़ के साथ खुल गया और वाकई जबड़ा जकड़ा हुआ था, खुल सा गया। और जब उसका जबड़ा खुल सा गया तो अभी तक वजूद उसी तरह अकड़ा हुआ था, लेकिन अब शायद वो बोलने के काबिल हो गई। तो बुजुर्ग ने पूछा, क्या हुआ है गुलबानो, अब बोलो क्या बोलना चाहती हो, क्या हुआ है तुम्हें। तो उसी वक्त गुलबानो के ज़ुबान ने हरकत की, वही जबड़ा
जो जकड़ा हुआ था, उस बुज़ुर्ग की पढ़ाई की वजह से सिर्फ जकड़ा हुआ वो जबड़ा खुल सका था, बाकी वजूद उसी तरह जकड़ा हुआ था कि वो जबड़े में से आवाज़ आई, उस ज़ुबान में से, उस मुंह में से आवाज़ आई, हम इसके साथ खेलीं, हमने इसको मिठाई खिलाई, हमने इसको अपने पास आने दिया, हमने अपनी खुशी में इसको शामिल किया। हाँ, ये बहुत अच्छी लगी थी हमें, तभी हमने इसको अपने पास आने दिया और अपनी खुशी में शामिल किया, इसको अपनी मिठाई भी खिलाई और मुसलसल ही हमारे साथ रही। हमें बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन इसने ये क्या गलती कर दी कि इसने हमारा राज ही उगलने लगी थी। ये हमें पता लग गया था जब ये बाहर खेतों से निकलने लगी थी, हमने इसे देख लिया था, लेकिन हमें पता लग गया था ये मासूम सी है, तो हमने इसे आने दिया अपने पास। लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये राज, इसने राज रखना था। क्या इसको मिठाई खा के नहीं पता लगा ये मिठाई इस दुनिया की मिठाई नहीं है, हमारी दुनिया की मिठाई है? क्या इसको ये नहीं पता लगा कि हम कौन हैं और ये हमारा राज उगलने लगी थी? हमने इसके मुंह को इसलिए ही जकड़ा था कि हमारा राज ना उगल सके, लेकिन आपने पढ़ाई इस तरह की है कि हमें हाजिर होना पड़ा है और हाजिर होके बताना ही पड़ा है। घर के सारे लोग वो बातें सुन रहे थे, क्योंकि गुलबानों के अंदर एक और सुरीली सी आवाज़ थी, इंतहाई खूबसूरत सी एक आवाज़ थी, लेकिन गुलबानों की नहीं, किसी और लड़की की। तो बुजुर्ग बोले, कौन हो तुम और तुम क्या एक हो या कई ज़्यादा हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं एक नहीं हूं, हम कई ज़्यादा हैं, और हम इंसान नहीं, हम परियां हैं। हम परियों को इसने देख लिया था और इस राज को, इसलिए हमने इसको करीब आने दिया, बताने दिया कि एक अच्छी लड़की थी, लेकिन इसने राज को राज नहीं रखा, तो इसलिए इसके जबड़े को लॉक कर दिया कि हमने इसके जबड़े को बंद कर दिया। आप अगर ना आते, पढ़ाई ना करते, तो कुछ देर हमने इसको इसी कंडीशन में रखना था और इसको समझा देना था कि ये राज मत बताना, लेकिन क्योंकि आपने कलाम ऐसा पढ़ा है और इस अंदाज में हमारी हाजिरी करवाई है कि हमें बताना पड़ रहा है, हम परियां हैं, और हमने इसलिए इसके वजूद को जकड़ रखा है। तो बुजुर्ग फौरन समझ गए, काफ़ी समझदार थे, जितना उनका इल्म था उतना उनको पता लग गया। कहते हैं, हाँ मैं समझ गया हूँ, इसको राज रखना चाहिए था, क्योंकि ये एक मासूम है, भोली सी लड़की है, इसलिए राज नहीं रख सकी। मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। तुम लोग जान चुकी हो कि ये अच्छी लड़की है, मासूम लड़की है, हमारे गाँव की लड़की है, मैं इसे बहुत अच्छी तरीके जानता हूँ, सब इसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत मिलनसार, प्यार करने वाली, भोली भाली सी है, इसकी गलती नहीं है, ये मासूम बहुत है, इसने जान के ऐसे नहीं किया, ये तो अपने भोलेपन में बताने लगी थी, इसको तो यहां तक नहीं पता लग सका कि तुम परियां हो। इसको माफ कर दो, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूं, और छोड़ दो इसके वजूद को। वो बोली, हां ठीक है, हम इसके वजूद को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप ना आते तो वैसे भी हम इसके वजूद को छोड़ देते, लेकिन इसको समझा के कि ये राज राज रहे। बुजुर्गों ने कहा, ठीक है, अब आप जा सकती हैं। उसी वक्त उसने कहा, ठीक है, हम जा रहे हैं। और साथ ही वो आवाज़ जो गुलबानों के मुंह से आ रही थी, जो गुलबानों बोल रही थी, गला तो गुलबानों का था, आवाज़ सुरीली सरगम जैसी आवाज़ किसी और की थी, वो आवाज़ बंद हो गई और गुलबानों ने अपनी आंखें बंद सी कर दी। और उसके हाथ और टांगे, क्योंकि वो लेटी हुई नहीं थी, एक अंदाज में बैठी हुई थी, क्योंकि उसका वजूद जकड़ा हुआ था, उन्होंने देखा उसका वजूद खुलना शुरू हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ जा रही है। तो बुजुर्ग ने कहा, संभालो इसको। भाग के घर वाले आगे हुए हैं और उसके कंधों से उसको पकड़ लिया है कि नीचे गिर ना जाए, और आहिस्ता 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 उसको नीचे लिटा दिया है। उसकी टांगें सीधी हो गई और वो लेट गई है। बुजुर्ग बोले, कुछ देर तक ये होश में आ जाएगी। कुछ देर के बाद गुलबानो होश में आ गई और एकदम जिसने आंखें खोली, देखा सारे घर वाले जमा हैं, एक बुजुर्ग भी खड़े, जल्दी से उठ के बैठ गई। बोली से, एक लड़की थी, परेशान हो गई, क्या हुआ है, क्या हुआ है? बुजुर्ग ने कहा, अब तुम ठीक हो? वो बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ है मुझे?
उन्होंने कहा कि बेटा तुम बताने लगी थी उस वाक़ये को जो राज था, जो नहीं बताना चाहिए था, इसलिए तुम्हारा वजूद जकड़ा गया था। लेकिन क्योंकि वो मैंने पढ़ाई इस तरह की जब मैं आया था तुम्हें देखते ही मैं डर गया था, तो मुझे ऐसी पढ़ाई करनी पड़ी कि वो तो परियां थीं, नेक परियां थीं, अच्छी परियां थीं। अगर कोई बड़े से बड़ा ताकतवर जिन भी होता तो वो हाजिर हो जाता। इसलिए मैंने आते ही वही बड़ी पढ़ाई कर दी कि जो भी ताकतवर चीज़ ने तुम्हारे जिस्म को जकड़ रखा है वो सामने आ जाए। लेकिन जब आगे से बोली तो मैं समझ गया ये तो परियां हैं, इनके लिए तो मुझे छोटी सी पढ़ाई करनी पड़नी थी। वो तो अच्छी परियां थीं, मोहब्बत वाली परियां, नेक परियां। मैंने बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली थी, इसलिए वो परियां खुद ही बता बैठी। वरना अगर मैंने वो पढ़ाई ना की होती तो ये राज ही रखता। वो भी इस राज को राज रखना चाह रही थी, लेकिन मेरी उस पढ़ाई की वजह से उस राज को वो उगल बैठी। क्या तुमने परियां देखी थी? वो एकदम चौंक गई, कहती परियां? नहीं, मैंने तो लड़कियों को देखा था। हाँ, वो बहुत खूबसूरत थी, उनके जिस्म से ऐसी रोशनियाँ निकल रही थी जैसे वो चमकती हों, लाइटों से बनी हों, जैसे सूरज की किरणें उनके वजूद में से निकलती। उनके हाथ ऐसे थे जैसे बिल्कुल रोई की तरह नर्म और मुलायम। उन सब के माथों पे यहाँ पे कुछ शहरी बिंदिया की तरह के हीरे जवाहरात, जिस तरह पत्थर होते हैं रंग बिरंगे, ऐसे इंतहाई खूबसूरत पत्थर लगे हुए थे बड़े बड़े, उनमें से रोशनियाँ निकल रही थीं। वो चमकते थे तो इतना प्यारे लगते थे। उनके बाल बहुत खूबसूरत थे, मैंने उनके बालों को भी हाथ लगा के देखा था कि असली थे। उनके कपड़े बहुत ही खूबसूरत महंगे कपड़े थे, मैंने इससे पहले कपड़े नहीं देखे। उन्हें जूतियां बहुत खूबसूरत पहनी हुई थी। उनके पांव बहुत खूबसूरत थे। उनके अंदर से जो खुशबू आ रही थी, ऐसी खुशबू मैंने कभी महसूस नहीं की। तो बुजुर्ग ने बताया बेटा तुम जिनके साथ खेलती रही हो, तुम जिनके साथ मौजूद रही हो, वो लड़कियां शहरी लड़कियां नहीं, वो परियां थीं। तुमने परियों को मिलाए हो, परियों को देखा है। तुम क्या करती रही हो? तब उसने बताया मैंने तो उनके साथ झूमती रही हूँ, मैंने उनके साथ रक्स किया। वो खुश थी, मैं समझी कुछ खुशी में शहर से शिरकत करने के लिए शहर की लड़कियां आई हैं, मैं तो ये समझ के उनके साथ रक्स करती रही। उन्हें मेरे हाथों में हाथ पकड़ के मेरे साथ घूमती रही हैं। हाँ, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी। वाकई वो परियां ही हो सकती हैं, इतनी खूबसूरत। मैं उनको शहजादियाँ समझ रही थी कि वो कोई शहर की शहजादियाँ हैं, किसी बादशाह की बेटियाँ होंगी, किसी बहुत बड़े बंदे की बेटियाँ होंगी, लेकिन वो वाकई शहजादियाँ थीं, वो वाकई परियां थीं। और उसके बाद सारी तफसील गुलबानो ने घर वालों को बता दी। और उसके बाद तब गांव वालों में जब ये बात फैल गई कि गुलबानो ने परियों के साथ वक्त गुजारा था और 2 घंटे 3 घंटे जितना भी वक्त गुजारा था, तो ये बात जब गांव में फैली तो तब काफ़ी औरतों ने आके गुलबानो से तस्दीक की इस बात की कि एक औरत ने दिन के टाइम पे उसी जगह पे उस दरख्त के नीचे लड़कियों के एक ग्रुप को देखा था। और उसने उनसे पूछा क्या वो इस तरह की थी, इस तरह की थी, इस तरह की थी? गुलबानो ने कहा बिल्कुल इस तरह की थी। उसने कहा मैंने भी देखा है। और कुछ औरतों ने यह भी बताया कि हमने शाम के टाइम उनको वहां पे देखा था। और एक और औरत ने बताया कि मैंने अपनी रात को सोई हुई थी कि मैं उठी रात को, नीचे मैंने जाना था, छत पे सोई हुई थी, मैं नीचे जाने लगी हूं, मुझे शोर सा महसूस हुआ है, चांदनी रात थी। मैंने उसी तरफ देखा है, वो जो सामने ग्राउंड है उसके अंदर जो दरख्त लगे हुए हैं उसी के नीचे मैंने उनको देखा था। ऐसे 8-10 लड़कियां थीं और खेल रही थीं, कह लगा रही थीं। दूर से उनकी आवाज़ आ रही थी क्योंकि हवा चल रही थी, हवा की वजह से वो दूर थी, नज़र आ रही थी, लेकिन हवा का रुख हमारी तरफ था, इसलिए मैं उनकी आवाज़ भी सुन रही थी कि वो कह लगा रही हैं, खुश हो रही हैं, शरारतें कर रही हैं। गुलबानो ने कहा हाँ वो ऐसी ही थी। तब पता लगा कि गाँव की और भी औरतें दिन को, कुछ ने शाम को और एक औरत ने रात को भी उनको वहाँ पे देखा था। और काफ़ी लोग उनके करीब नहीं गए थे, पता नहीं कौन है कौन नहीं, हम क्यों जाएं उनके पास, क्योंकि लोग गुलबानो की तरह नहीं थे। वो तो एक मासूम सीधी सादी सी हर बंदे की खुशी में खुद से आगे बढ़ चढ़ जाती थी। गांव वाले रख रखाव रखते थे कि अगर कोई बुलाएगा तो हम ज़रूर चले जाएंगे, खुद चले जाएं, कहीं वो महसूस ही ना कर जाएं, कहीं माइंड ना कर जाएं जी आपने क्यों हमारे काम में आके दखल दिया है और हमें डिस्टर्ब किया है। लेकिन वो कहती हैं हमने उसको वहां पे देखा ज़रूर था। लेकिन उसके बाद कहती हैं कि जब ये खबर फैल गई और बाकी औरतों ने भी आके गुलबानो से तस्दीक कर ली, उसने कहा हाँ वो ऐसी ही थी, बिल्कुल सही है। बाकियों ने दूर से देखा, गुलबानो ने तो करीब हाथों में हाथ डाल के उनको देखा था। और वो जो उनके माथों पे लगे हुए थे वो फिक्स हुए हुए थे, इस अंदाज में नहीं थे कि वक्ती उन्हें लगाए हुए, तो हीरे इनके माथों पे फिक्स थे,
और सबसे खूबसूरत बात जो गुलबानो ने उनकी बताई थी, उनके माथे पे एक गोल सा ताज की तरह था। ताज ऊपर की तरफ निकला होता है, वो ऊपर नहीं निकला होता है, एक मोतियों की लड़ी थी जिस तरह उन्होंने माथे पे वो लगा रखा था, वो पत्थर से लगे हुए थे। उनके ऊपर थोड़ा सा ऊपर बालों के ऊपर गुलबानो ने बताया कि जैसे मोतियों का हार, रंग बिरंगे पत्थरों का हार पहना जाता है, ताज की तरह का होता है। ताज तो ऊपर भी लंबा होता है, वो थोड़ा सा छोटा सा था। वो सबके ताज पहने हुए थे, सब ने माथे पे छोटे छोटे ताज पहने हुए थे जिनके ऊपर हीरे जवाहरात की तरह जकड़े हुए जुड़े हुए थे, जिसको पत्थर समझ रही थी कि कोई मोती हैं, कीमती मोती जो उनमें जुड़े हुए हैं, जो उसने बालों के ऊपर पहन रखा है और नीचे एक बड़ा सा टिक्का लगा रखा है। वो टिक्का नहीं था, वो पत्थर था। लेकिन कहते हैं उसके बाद गांव में वो परियां नजर आनी बंद हो गई काफ़ी अरसे तक, क्योंकि फिर लोगों को जब पता लग गया तो फिर लोगों की निगाहें उसी ग्राउंड की तरफ चली गई और मुसलसल लोग रात को, दिन को, शाम को उसी तरफ देखने की कोशिश करते कि शायद हम उन परियों को देख लें। लेकिन कहते हैं फिर वो परियां वहाँ पे नहीं आई। जब उनका राज खुल गया तो उसके बाद उन्होंने उस ग्राउंड में आना छोड़ दिया, जबकि उससे पहले कई ख़वातीन ने, 4-5 से ज़्यादा ख़वातीन ने उनको वहाँ पर देखा था। और अगर गुलबानो, उस बुजुर्ग ने बताया, अगर गुलबानो इस राज को ना निकलती, जिस तरह उन्होंने कहा था फिर मिलेंगे, तो वह गुलबानो को दोबारा भी मिलती और हो सकता गुलबानो को कोई तोहफा भी देती या तहाइफ भी ज़्यादा देती। गुलबानो अपनी मासूमियत की वजह से इस राज को उगल बैठी, इसलिए वो चली गई और दोबारा वहाँ पे नहीं आई। ये कहानी भेजने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। आपने एक पहले भी कहानी भेजी, बड़ी ज़बरदस्त कहानी थी गुरुजी की, लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया था। अपना नाम ज़रूर बता दिया करें। देखिए, मैं शुरू में भी एक रिक्वेस्ट की है कि अगर आप लोग कहानी भेजते हैं ना, तो आप ये ज़रूर 2 बातें हैं जिनका ख़ास ख्याल रखना है, जो लोग भी कहानी भेजना चाहते हैं। एक तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर भी करें, लाइक भी करें। और कहानी भेजने का तरीका क्या है, सिर्फ 2 बातों का ख्याल रखना है। शुरू में अपना नाम, अपना गाँव है, आपका शहर है या जो भी मुल्क है, अपना नाम, अपने गाँव का नाम या अपने शहर का नाम और अपने मुल्क का नाम ज़रूर बताएं। और कहानी के अंदर जितने भी किरदार हैं जिनकी कहानी है, उनके भी असली नाम मुझे बता दें। और आगे ये भी बता देंगे जी आपने नाम असली बताने हैं या नाम फर्जी बताने हैं। जिसका फर्जी बताना है आप बता दें जी, मेरा भी फर्जी बताएं, बाकी भी फर्जी बताएं, मैं सबका फर्जी बता दूंगा, लेकिन मुझे आपने असली बताने हैं, नाम, शहर, मुल्क। एक दूसरी बात जिसका ख्याल रखना है, आपने अगर वॉइस मैसेज लिखा है, जिस तरह इन साहब ने बहुत अच्छा किया, इनको उर्दू में लिखनी थी कहानी, तो इन्होंने लिख के कागज़ पे साफ साफ लिखाई में लिख के उसकी तस्वीरें बना ली। तो साफ लिखाई हो, वरना मेरे लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है। आप अपनी कहानी को व्हाट्सएप पे लिख लीजिए, रोमन उर्दू में लिखिए या उर्दू में लिख लीजिए। उस लिखी हुई कहानी के एंड पे स्टोरी नहीं लिखना, उस लिखी हुई कहानी को पहले भेज दीजिए। सेंड कर दिया आपने व्हाट्सएप पे, उसके बाद एक और से अलग से एक और मैसेज लिखना है और उस पर लिखना है STORY। ये खास ख्याल रखना है, उसी कहानी के नीचे लास्ट में नहीं लिखना। उस मैसेज को पहले भेज देना व्हाट्सएप पे, उसके नीचे अलग से एक STORY स्टोरी लिखना है और उसको आपने व्हाट्सएप पे दोबारा दूसरे मैसेज स्टोरी को भेज देना है। वॉइस मैसेज करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तो वॉइस मैसेज भी इसी तरह सारी डिटेल बता के आप सेंड कर दीजिए। अगर कोई बात भूल गई तो छोटा सा वॉइस मैसेज नीचे और लिख कर दीजिए, लेकिन उसके बाद STORY स्टोरी ज़रूर लिखिए। और भेजने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है +9231365500। फिर से रिपीट करूँगा, +923136655500। उर्दू में पढ़ेंगे +923136655500। यह है मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर कहानी को सेंड कर दीजिए। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।